प्यारे बच्चों, नेचुरल स्पीक इंग्लिश एकेडमी में स्वागत है। अब हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से चौथे अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों में से जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना। तो पुष्कर मेला कब लगता है? पहला हमारा प्रश्न कब वाला है कि पुष्कर मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। तो हमारा ऑप्शन स सही है, तो ब्रैकेट में हमें स लिख देना है। ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है? देखो, पुष्कर में प्रभास ने बताया था कि प्रभास और प्रभु की फैमिली परिवार सबसे पहले सरोवर पहुंचे और सरोवर के बाद ब्रह्मा जी के मंदिर गए। तो ब्रह्मा जी के मंदिर की जो विशेषता उन्होंने बताई, क्या बताई? यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, यह विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्म मंदिर है, यहाँ शिव जी की पूजा होती है, यह पुष्कर झील के अंदर बना है। बताइए, यह विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। विश्व का प्रसिद्ध एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मेले में की दौड़ आकर्षण का केंद्र थी। किसकी दौड़ आकर्षण का केंद्र थी? किसकी दौड़ थी मेले में? ऊंटों की दौड़। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऊंटों की। ऊंटों। रस्साकसी खेल में जीतने के लिए क्या जरूरी होते हैं? ताकत और तकनीक दोनों ही जरूरी होते हैं। एक तो आपके पास ताकत भी होनी चाहिए और एक आपके पास तकनीक भी होनी चाहिए। अगर आपके पास तकनीक और ताकत दोनों है तो आप आसानी से जीत सकते हैं। चलिए, जब हम देखो, यहाँ पर एक फोटो दे रखा है और एक बस गांव से होके गुजरती है। तो बस के अंदर से बाहर की तरफ क्या क्या दिखाई देता है? गांव में मकान, झोपड़ी दिखाई देती है, झोपड़ियां दिखाई देती है ना। छोटी छोटी घास फूस की झोपड़ियां दिखाई देती है, पहाड़ दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। और क्या दिखता है जब हम बस से किसी भी गांव से होके गुजरते हैं? तो कभी बैठे हैं बस में? हैं? बस में बैठ के जाते हैं, किसी गांव से होके जाते हैं तो झोपड़ियां दिखाई देती है, घर दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और खेत दिखाई देते हैं। देते कि नहीं देते? आदि। ऐसे ही पशु पक्षी, बहुत सारी चीजें। पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए गए थे? देखो, अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर जो मेला था उसमें कौन कौन से खेलों का आयोजन हुआ था? रस्साकसी हुआ था, पहला खेल रस्साकसी हुआ था, ऊंटों की दौड़ हुई थी, ये भी एक तरह का खेल था। और कौन सा खेल था बताओ? और कौन से खेल थे जो पुष्कर के मेले में आयोजित हुए? बताइए, सोचिए, हमने पाठ को पढ़ा है। लोग क्या फोड़ रहे थे भाई? क्या फोड़ रहे थे? हाँ? मटका फोड़ नहीं था क्या? तो फिर सर, तीनों में हो गया। ओके, मेरे भी हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, राजस्थान के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी आई थी। दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक का मतलब परंपरा से चला आ रहा व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान की पारंपरिक पोशाक, नृत्य और वाद्य यंत्रों को विशेषताओं के बारे में पता करके लिखो। तो पारंपरिक
व्यंजन खाने की चीज दाल बाटी चूरमा हो गई। पोशाक कौन सी है? पोशाक का मतलब पहने के कपड़े, धोती कुर्ता है कि नहीं? पुरुषों का धोती कुर्ता और पगड़ी, महिलाओं का घाघरा ओढ़नी। ये हमारी पारंपरिक पोशाक है। फिर हमारा नृत्य, पारंपरिक नृत्य कौन सा है? घूमर, जो हमारा राज्य नृत्य है। घूमर नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है। ये हमारी संस्कृति के, राजस्थान की संस्कृति के प्रसिद्ध नृत्य है। घूमर, कालबेलिया है। और भी है क्षेत्र विशेष में गेर का नृत्य है, ये हमारा पारंपरिक नृत्य है। और वाद्य यंत्र कौन से हैं? खड़ताल हो गई और खड़ताल, ढोलक, पपंग, रावण हत्ता, ये अलग अलग वाद्य यंत्र भी है पारंपरिक। और भी बहुत सारे। रस्सा खींची के खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी होने चाहिए? एक, आपके पास ताकत होनी चाहिए, और एक आपके पास धैर्य होना चाहिए, एक आपके साथ एकता होनी चाहिए, और एक आपके पास तकनीक भी होनी चाहिए। ये सभी गुण होने चाहिए, तभी आप रस्साकशी का खेल जीत सकते हैं। चलिए अब देखिए, यहां पर भाषा की बात करते हैं। तो जब हमने इस कहानी को पढ़ा और संज्ञा की बात की, पिछले अध्याय में हमने संज्ञा, हम किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक भी होती है, जातिवाचक भी होती है और भाववाचक भी होती है। व्यक्तिवाचक का मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का व्यक्तिगत नाम हो सकता है, किसी वस्तु का व्यक्तिगत नाम हो सकता है, किसी जानवर का व्यक्तिगत नाम हो सकता है, उसको हम व्यक्तिवाचक में कहेंगे। और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, और भावों का बोध कराने वाले भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है, और छोटी सी कहानी के आधार पर हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हमें लिखने हैं। अमन और रिंकू की क्रिकेट टीम फाइनल खेल रही थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। अमन ने पूरी हिम्मत से बल्लेबाजी की, लेकिन 8 रन बनाकर आउट हो गया। अब बारी रिंकू की थी। उसने धैर्य और विश्वास से खेलते हुए आखिरी बॉल पर चौका मारा और टीम को जिता दिया। सभी ने खुशी से तालियां बजाई। तो हम इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को देखें तो अमन और रिंकू, ये दोनों क्या हो गए? व्यक्तियों के नाम। जैसे आपके उदाहरण दे रखा है अमन, क्रिकेट, हिम्मत, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई अमन। फिर हो गई रिंकू, रिंकू भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और बताइए, ठीक है। उसके बाद हम जातिवाचक की बात करें तो टीम, ये भी जातिवाचक हो गई। ठीक है। उसके बाद बॉल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बॉल
यहाँ पर कोई सी भी बॉल हो सकती है, रबर की हो सकती है, तो बॉल को जातिवाचक बोल सकते हैं अपन। फिर अब भाववाचक धैर्य, भाववाचक संज्ञा हो गई, विश्वास हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई, खुशी हो गई, हिम्मत हो गई, ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो हमने इस कहानी की मदद से हमने शब्दों को लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों को पहचान कर तालिका में लिखना है। सर्वनाम किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने का मतलब मेरे से, जो मैंने पुष्कर मेले में ऊंटों की दौड़ देखी। अब यहाँ पर कौन बोल रहा है? प्रभास बता रहा है ना। तो यहाँ पर प्रभास की जगह, प्रभास संज्ञा शब्द है, संज्ञा है ना प्रभास, तो प्रभास की जगह क्या शब्द आ गया? मैंने। तो मैंने क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। क्या हो गया बेटा? सर्वनाम। वे का मतलब बहुत सारे लोग हो गए और उनके लिए वे का इस्तेमाल किया, तो वे मंदिर में दर्शन करने गए, तो वे सर्वनाम हो गया। यह मेला, अब मेले के स्थान पर यह शब्द आ गया। उसने का मतलब, जैसे मान लो कुहुक ने खाए होंगे, तो कुहुक की जगह क्या नाम आ गया? उसने। तो उसने जो है सर्वनाम शब्द हो गया। तो हम बोलते हैं ना, मैं, मेरा, तुम्हारा, तुम, उसने, उसका, उसकी, ये सब सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम और सड़क के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जैसे यात्रा के समय प्रभास और कुहुक ने सड़क किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे। हम भी सड़क पे जाते हैं ना, कहीं घूमने के लिए जब हम सड़क से होके जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चिन्ह हमें दिखाई देते हैं बेटा, देते हैं ना। तो उनका मतलब क्या होता है? तो हमने भी देखे हैं, कुहुक और प्रभास ने भी देखे, तो हम इन संकेतों का पता करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ऐसी लाइट देखी होगी बड़े बड़े शहरों में, जब हम जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो वहाँ पर ट्रैफिक लाइट लगी होती है। ट्रैफिक लाइट का मतलब वाहनों को कंट्रोल करने के लिए लाइट होती है, जिसमें 3 बत्तियाँ होती है। कितनी बत्तियाँ होती है? 3 बत्तियाँ होती है। सबसे ऊपर लाल बत्ती, देखो आपके फोटो भी बनी हुई है। सबसे ऊपर लाल बत्ती, दूसरे नंबर पीली बत्ती और तीसरे नंबर की हरी बत्ती होती है। तो लाल बत्ती अगर होती है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं सड़क पे, हमारे पास गाड़ी है या गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक से बत्ती होती है, सिग्नल पे होती है जहाँ कोई चौराया होता है, तो अगर लाल बत्ती हो जाती है तो हमें रुकना चाहिए। लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना। लाल बत्ती क्या कहती है? रुक जाओ, रुक जाओ। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुक जाओ। पीली बत्ती का मतलब होता है तैयार रहो, तैयार रहो। और हरी बत्ती होते ही जाओ। तो तीनों ही बत्तियों का अलग अलग अर्थ होता है। लाल बत्ती कहती है रुक जाओ, पीली बत्ती कहती है तैयार हो जाओ, और हरी बत्ती कहती है जाओ। ठीक है, अब एक सड़क किनारे ऐसा संकेत होता है जिसके ऊपर बाएं ओर का दृश्य दिया होता है, बाईं ओर मुड़ने वाला, और उसके ऊपर काटा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? बाईं ओर नहीं मुड़ना है। फिर सड़क किनारे बने इस संकेत का अर्थ होता है कि यू टर्न नहीं लेना, यू टर्न नहीं लेना है। कई बार लोग घूमते हैं ना, तो यहाँ पर ये संकेत दिखता है तो हमें यू टर्न नहीं लेना, मतलब यूं होके यूं नहीं लेना है। ठीक है, फिर अगर हमें ऐसा संकेत कभी भी दिखे तो सड़क किनारे ये संकेत होता है, इसका मतलब देखो ये रास्ते का संकेत होता है। तो इस संकेत को हम ध्यान से देखें तो रास्ता पहले चौड़ा है और बाद में
संकरा हो रहा है इधर से, तो आगे रास्ता संकरा है, आगे रास्ता संकरा है, मतलब आगे जो है रास्ते की चौड़ाई कम हो रही है, इसका मतलब ये होता है। और ये पी का मतलब होता है पार्किंग, यहाँ वाहन खड़ा नहीं करे, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर पार्किंग अवैध है। अवैध का मतलब पार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो कई बार हमें भी मेले में जाते हैं हम, और हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का मेला। देखो, कोई भी मेला तभी सफल होता है जब इसमें जनता का सहयोग होता है। तो मेले को सफल बनाने के लिए दुकान वालों का, जो कोई कपड़े की दुकान, कोई खिलौने की दुकान लगाता है, कोई पानी पिलाते हैं, तो कोई न कोई सहयोग करता है, तभी मेला सफल बनता है। तो ऐसा हमें भी, क्या जो मेले में लोग दुकानें लगाते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसे लोग जो मेला को सफल बनाने के लिए पूरा जी जान से जुटते हैं, ऐसे लोगों को हमें धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना कोई भी मेला सफल नहीं होता। फिर कई बार आपने देखा होगा कि आप जैसे कहीं मेले में गए, आप मेले में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग खो भी जाते हैं, गुम जाते हैं ना। माता पिता हाथ छोड़ दिया और इधर उधर चले गए, फिर इधर पीछे देखा तो वो मम्मी पापा गायब। अब जैसे कभी मान लो तुम भी ऐसे मेले में जाओ, तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहो, तुम्हारी मम्मी कहीं मेले में चूड़ियाँ खरीदती किधर चली जाए, तुम वहीं खड़े रह जाओ और खो जाओ, तो तुम क्या करोगे? जोर जोर से क्या करोगे? रोओगे। तो कौन सी ऐसी जगह होती है जहां जैसे पता चल जाएगा, तो मेले में एक कैसे ढूंढोगे? मेले में एक स्थान ऐसा भी होता है जो कंट्रोल रूम कहते हैं हम उसको, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति खो जाता है तो वो क्या करता है कि ऐसा रूम होता है, पूरे मेले में जगह जगह स्पीकर लगे रहते हैं, तो कंट्रोल रूम बना होता है और कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट होता है, नाम पता कि उमेश गुर्जर जो कि अमरत्या से आया है, उमेश की मम्मी जहाँ कहीं भी हो, उमेश, आपका उमेश कंट्रोल रूम पे बैठा हुआ है, आप आइए और अपने उमेश को। तो बड़े बड़े जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर ऐसे कंट्रोल रूम लगते हैं। तो आप भी कभी भी मेले में जाओ, अगर गुम हो जाओ तो कंट्रोल रूम पे जाके सूचना देनी है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।